लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में क्या रूपांतरण होगा? तो देखिए, मिश्र वाक्य में रूपांतरण की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर यह बनेगा कि जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा है हमसे कि पारिभाषिक विविध शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम है। मतलब जो पारिभाषिक विविध शब्दावली है उसे तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसका हो जाएगा विधिक आयोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी खतरनाक हिंदी है, दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक थे। ठीक है, आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ठीक है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। और यदि हम बात करें यहाँ पर तो किसकी पंक्ति है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो भैया बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन की यह पंक्ति है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा है 3 बरस तक कुत्ता जीवे सो 13 तक जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो हमसे यदि हम बात करें तो ये आला खंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, जो आला उदल थे वहाँ की बात कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति या कहावत का अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मतलब एक तो करेला, करेला कड़वा होता है, दूजे नीम चढ़ा तो नीम भी आपका कड़वा ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो बुरे के साथ बुरे का मेल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो इसका होगा पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि रज्जु शब्द का तद्भव रूप है। मतलब ये जो रज्जु शब्द दिया है इसका तद्भव रूप क्या होगा हिंदी का, वो हमसे पूछा है। तो इसको बोलते हैं रस्सी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बाद में आपका ह्रास आएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। इसमें पूछा है हमसे कि विद्वान अपने गुणों के कारण विख्यात होते हैं। ठीक है, विख्यात मतलब सुप्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है कि क्रम बताओ। मतलब ये रेलेव है, इसका क्रम हमें बताना है। कैसे? मैं कोई काम प्रार्थना के बिना नहीं करता, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए भोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब हमें गलत बताना है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो भैया ये जो पूर्ण विराम है ना, ये प्रचलित नहीं है, इसकी जगह ये आया था फुल स्टॉप। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है। तो उसने नहाकर भोजन किया, पहले नहाया फिर भोजन किया। जब एक क्रिया के बाद क्रिया होती है तो पहले क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो उसने नहाकर भोजन किया, तो नहाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ये भैया ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न वाक्यों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसकी पहले आशा नहीं की गई। ठीक है,
तो जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। वहीं आगे हमसे कहा है इन्होंने कि 16 से 20 तक ये गद्यांश पढ़ो और गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दो। चलिए पढ़ते हैं। इसमें कहा है हमसे, कबीर ने समाज में रहकर समाज के बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले ब्रह्मांडर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण देकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाठ्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार में ठगने से नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्म कांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी साखियों, रमैनी तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने स्वयंवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को एक ही शीतलता प्रदान की। अब हम करते हैं इससे संबंधित वाक्य यानी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। कबीर ने विरोध किया, तो कबीर ने किसका विरोध किया? आचरणहीन ढोंगियों का। संत कबीर ने प्रशस्त किया, क्या प्रशस्त किया था संत कबीर ने? तो ये भैया ज्ञान मार्ग को किया था, ठीक है ना। वो ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे और सदुक्कड़ी उनकी भाषा थी। कबीर की रचनाओं की भाषा बोलचाल की भाषा थी क्योंकि उनके उपदेश थे। कैसे थे उनके उपदेश? उनके सर्वसाधारण के लिए थे। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें कहा है कबीर के सांप्रदायिकता विरोधी तर्क अकाट्य थे क्योंकि उनके तर्क पुष्ट प्रमाणों पर आधारित थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें कहा है दिए गए शब्द का अर्थभेद का चयन कीजिए, यानी यथागत और तथागत की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा है और 21 के राइट आंसर की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा, यानी यथागत का मतलब होता है मूर्ख और तथागत का मतलब होता है भगवान बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है, मतलब कनक। कनक का अर्थ कौन सा नहीं है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो देखिए कनक का अर्थ बिच्छू नहीं है, जबकि कनक का अर्थ आटा भी होता है, धतूरा होता है और सोना भी होता है। नहीं, कनक कनक से सोगने माधकता हो रहा है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द है, तो ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें एक रखा क्वेश्चन नंबर 24-25 दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। यानी विप्र का समानार्थी शब्द कौन सा होगा ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 24 में, तो होगा ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 में कहा है आविर्भाव, इसका क्या बताना? आविर्भाव का समानार्थी शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो हमारा दूसरा भाग है और वो है अंग्रेजी का। क्वेश्चन नंबर 26 से अंग्रेजी आपकी शुरू की जाती है। इसमें हमसे पूछा है चूज द सेंटेंस वेयर इज कोमा इज प्लेस्ड करेक्टली, मतलब वह विकल्प चुने जहां अल्प विराम का सही ढंग से प्रयोग किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन द ट्रेन अराइव्स बी सेल बोर्ड इट, तो यही आपका ठीक है, यहीं पर कोमे का सही से प्रयोग किया गया है और यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें तो इसमें कह दिया चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट
एब्रोब्रिएशन, ठीक है। तो इसमें कहा है कि वह विकल्प चुनो जो सही संक्षिप्तीकरण देता है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 3 जून 15, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 में कहा है हमसे कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब किसकी स्पेलिंग करेक्ट है ये हमें बताना है। सही शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इक्वामिटी यानी संभाव्य। इसका हिंदी अर्थ होता है आपका संभाव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 में कहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी करेक्ट स्पेलिंग की बात कर रहा है। तो ये जो कैरियर दिया है इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, इसमें कहा व्हाट डज द फ्रेज ए कॉक एंड बुल स्टोरी मैन, ठीक है। तो हमें इस फ्रेज का अर्थ बताना है, ए कॉक एंड बुल स्टोरी मैन। क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए फुलिश एंड कनेक्टेड स्टोरी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यानी विज्ञापन एक मूर्खतापूर्ण और मनगढ़ंत कहानी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि हम बात करें तो 31 में क्या कहा है, 31 में पूछा है हमसे कि द वर्ड फेयर पार्टिकुलर एंड जनरली आर कॉल्ड, ठीक है। यानी शब्द युग्म विशेष और सामान्य कहावते हैं, यह हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31 में। और 31 के यदि राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंटोनियम, ठीक है। और एंटोनियम की यदि हम बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है विलोम। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करें, इसमें कहा चूज द नाउन फ्रॉम ऑफ गिवन वर्ड्स, यानी ये जो ब्रेव दिया है इसका हमसे नाउन पूछा है और फॉर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका बैठेगा यानी दिए गए शब्द का संज्ञा रूप चुनो। ब्रेव माने होता है बहादुर, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेवथन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। और ये है आपका ब्रेविथन, ठीक है। ब्रेवगैन। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा है कि चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, मतलब इसका भी हमसे यही क्वेश्चन कर रहा है जो ऊपर कहा था, यानी जो फ्रेंड दिया है, फ्रेंड का अर्थ होता है आपका मित्र या हम कहते हैं दोस्त। तो इससे क्या बनेगा, फ्रेंड से फ्रेंडशिप बनेगा, ठीक है ना। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34 की, इसमें कहा है नो वन विल यू फॉर हैविंग बीन रूड टू योर टीचर। इसमें क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या रखा, कोई भी आपको अपने प्रति असभ्य होने के लिए माफ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो एडमायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एडमायर। और इसका हिंदी अर्थ की यदि हम बात करें तो प्रशंसा करना हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में क्या कहा है, 35 में हमसे कहा है कि इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द ग्राउंड, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना सबसे अच्छा अभ्यास है, यह एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की हमसे बात कर रहा है। तो पैदल चलना एक अच्छा व्यायाम है। और क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वॉकिंग। हमसे पूछा ना सेंटेंस आइडेंटिफाई द ग्राउंड, तो ये वॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, इसमें कहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। यानी ये जो क्लीन लाइननेस है इसका, ठीक है, हमें इसी के बारे में बताना है। अंडरलाइन का मतलब हो जाए जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्लीन लाइन्स, ठीक है, इज नेक्स्ट टू गुड लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रेखांकित शब्द के प्रकार की बात कर रहा है कि ये बताओ ये कैसा है, ठीक है।
क्लीननेस इज नेक्स्ट गुडनेस, यानी जो आपका सफाई है वो अगली भक्ति है, इसका हिंदी अर्थ ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें तो ये क्लीननेस जो है ये आपका नाउन है यानी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, 37 में क्या कहा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस, यानी प्रोवर्टी इज ए कर्स, ये जो है प्रोवर्टी, ठीक है ना, पोवर्टी, इसका बताना हमें, इसके बारे में पूछे हमसे। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। गरीबी एक अभिशाप है, ठीक है। पोवर्टी मीन्स क्या होता है, गरीबी, और कर्स माने क्या होता है, अभिशाप। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो इसमें कहा चूज द सिंगुलर फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड्स, ये जो दिया सैलरीज, तो सैलरीज का सिंगुलर बताना है। सैलरीज जो है मतलब तनख्वाह या वेतन जो है ये बहुवचन में दे रखा है, इसका एक वचन बताना हमें, और एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। सॉरी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सैलरी होता है एक वचन। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, इसमें कहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर माई सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 में, ठीक है। मेरी बहन पिछले हफ्ता अमेरिका चली गई। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो 40 में कहा है कि चूज द वर्ड दैट इज करेक्ट स्पेल्ट इनकरेक्टली, मतलब किसकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो भैया जो आपका डी ऑप्शन दिया है इसकी स्पेलिंग गलत है, बाकी सबकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में कहा है कि चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, मतलब करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो हो जाएगी नेवर्स, यानी पड़ोसी, ऑप्शन नंबर सी। 42 में क्या रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बीइंग हार्ड वर्किंग ही इज थ्रोगली ऑनेस्ट, तो मेहनती होने के कारण वह पूरी तरह ईमानदार है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं, तो इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा, अलोंग विद, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं, आफ्टर द रेन द वेदर एंड द सन कम आउट, यानी बारिश के बाद मौसम और सूरज निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लीन अप, यानी क्लियर हो जाना। बारिश के बाद मौसम साफ हो जाता है, सूर्य और मतलब जो है सूरज निकल आता है, मौसम और सूरज निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा है, जरा इसको भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक। इसमें हमसे पूछा है चूज द पार्ट वेयर 3 इज एन एरर, मतलब वो पार्ट बताओ जिसमें एरर है, गलती है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 44 में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ही डिड नॉट कंप्लेन अल्थक द पेन बाज बिहाइंड हिज कैपेसिटी, तो ये देखिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसमें एरर है, इस पार्ट में गलती है, जो बाज बिहाइंड दिया है यहाँ पर मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें, तो 45 में हमसे पूछा है कि चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्ट विद, करेक्ट मतलब सही बात करें आप, विद द रेस्पेक्ट पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, तो इसमें कह दिया कि कहाँ पर जो है आपका करेक्ट रेस्पेक्ट टू पंचुएशन का प्रयोग किया है, कैपिटलाइजेशन यानी जो कैपिटल वर्ड होता है, ठीक है, विराम चिन्ह और कैपिटलाइजेशन के संबंध के बारे में हमसे सही वाक्य चुनने के लिए बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेयर डज सी लिव, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 46 की। तो यहाँ हमसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर 46 और 50, यानी 46 से लेकर 50 तक ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। तो मैं ये चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से करें, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से और करना शुरू कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 46 और 46 से लेकर के 50 तक आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका सी ऑप्शन आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें, इसको भी जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 49 की अगर हम बात करें तो ये भी आपको पढ़कर ही करना है, डी आपका आंसर हो जाएगा। और 50 की यदि हम बात करें तो आपको पढ़ना है और इसका राइट आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए अगला सेशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 और 51 से हम बात करेंगे गणित की। तो आप, मैं थोड़ा स्लाइड्स को छोटा कर लेता हूँ और हम गणित के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। यहाँ हमसे कहा है कि माँ तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। माँ तथा बेटी की आयु 8 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा। देखो भैया, माता है तो माँ को लिख लेंगे हम, जो माँ है माँ को लिख लेंगे m, और बेटी यानी पुत्री इसको लिख लेंगे हम d, क्योंकि d फॉर डॉटर और m फॉर मदर। ये हमसे कह दिया है कि जो दोनों की आयु है यानी m प्लस d, इनकी आयु का योग कितना है 54 वर्ष। समीकरण 1 बना दो। और इनका अंतर m माइनस d कितना दिया है 30 वर्ष। समीकरण नंबर 2 बना दो। इन दोनों को जब हल करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2m, और 54 और 30 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 54 और 30 84। ठीक है, तो 2 से ऐसा काटेंगे तो कितना आ जाएगा m बराबर 42। तो m का मान तो आ गया 42। और जब m का मान हम कहीं भी रख देंगे, मान लो समीकरण 1 में रख रहे हैं, हो गया 42 प्लस d और बराबर 54। तो 54 में से जाकर के 42 घट जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा 12। m का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। हमसे कह रहा है 8 वर्षों बाद दोनों की आयु का अनुपात। ठीक है ना, तो देखो भाई, ऊपर माँ 42 वर्ष आयु, नीचे बेटी 12 वर्ष आयु, 8 वर्ष बाद, तो 8 इसमें जोड़ दो और 8 इसमें जोड़ दो। ठीक है, फिर हमसे पूछा है इनका अनुपात कितना हो जाएगा। देखो 42 और 8 कितने हो गए 50, और ये कितना हो गया 20, तो इससे ये कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के आपका जो बचेगा 5:2 आ जाएगा। और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा n का अधिकतम पूर्णकीय मान क्या है जिसके लिए इतने इतने एक पूर्णांक है। देखो n स्क्वायर प्लस n प्लस 6 अपॉन n, इसकी यदि हम बात करें तो n क्या है अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या क्या दे रखी है, हम मान लेंगे n बराबर 6, क्योंकि अंतिम संख्या यहाँ पर दी है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर भैया हम कर लेंगे, यानी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अनुसार बात करें हम। देखो 6 और 6 प्लस 1 यानी n और n प्लस 1, और प्लस n यानी 6, और इसके बटे आ जाएगा 6, यानी ये फार्मूला होता है n प्लस 1 और प्लस n और इसकी पावर n। इस फार्मूले से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, और ये कितना हो गया 7, और प्लस 6 और बटे 6। ठीक है, 6 सत्ते 42, 42 और 6 48, आपका हो जाएगा 48/6, और 6 से जब मैं इसे काटूंगा तो 6 48, यानी 8 बार कटेगा। तो कुल मिलाकर के n का मान आपका 6 आ जाएगा। n पूर्णांक है, कितना 6 पूर्णांक है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेला उस कार्य के कुछ भाग को 20 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। देखो भाई, ए अकेला पूरा कार्य को करता है, तो ऐसा मान लो जो ए है ये किसी कार्य को n दिन में कर रहा है, ऐसा मान लो। और y की यदि हम बात करें, उसको पहले आदमी को x मान लो, दूसरे को y मान लो, तो ये कह रहा 50% अधिक करता है। ए बी की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है
क्या होता है, बी को अकेला कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखो भैया, एक्स 100 प्लस वाई और सबके बटे 100, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 20 दिन काम करता है कौन, बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में करता है। तो बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बराबर एन और 100 प्लस 50% उसका ले लेंगे और सबके बटे 100, ठीक है। इसको हल कर लो, एन का मान निकल करके आ जाएगा। कैसे, देखो इधर, ये तो हो गया 20 बराबर, ये कितना हो जाएगा 150, यानी एन गुणा 150 और बटे हो जाएगा आपका 100। देखो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, ठीक है। 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। आगे क्या करेंगे हम कि ये भाग में चल जाए, इसकी गुणा में चला जाएगा और ये हो जाएगा कुल मिलाकर 20 दूनी 40 और ऊपर कितना हो जाएगा हमारा नीचे, यानी 3n, यानी n बराबर 40/3 आ जाएगा। n बराबर 40/3 आ गया। अब ए तो कर दिया इतने टाइम में और बी का 1/20, ये आ गया आपका ए का। अब बी का निकाल लो, बी का कितना आ जाएगा 1/20। अब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, अरे ए कितने में कर रहा है, देखो ए कर रहा है 3/40, बी कर रहा है 1/20। इन सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद एलसीएम निकाल दो, 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के 8 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमसे कहा कि लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो। देखो भाई एक बात याद रखना, अगर भिन्न में लघुत्तम समापवर्ती हमसे ज्ञात करा है तो जो चीज़ याद करवाता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी ले से ज्ञात करवा रही है तो ले से ऊपर रख दो और नीचे रख दो में से, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्याओं को ले से निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं को में से निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 4 5 7 का ले से की यदि मैं बात करूँ तो 140 आ जाएगा और इनका में से सबसे छोटी संख्या क्या है 3, ये आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करिए इसका मान ज्ञात करो। देखो क्या करना है, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29/6 प्लस ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 15/2 माइनस ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 55 और 8 कितना हो जाएगा 63, 63/11। बस इस सब को हल कर लो और हल करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आगे हमसे क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या रखा है कि 53 की घात 3। देखो जो 53 है ना, 53 का हमसे घन पूछा है, तो ये तो डायरेक्ट घन लिख दो या फिर इसका एक फार्मूला बना दो कि 50 + 3 और इसकी घात 3, ये ए का मान ये बी का मान, a + b की घात 3 वाला फार्मूला खोल दो तो भी आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा किसी साझेदारी में ए बी सी क्रम से इतने इतने निवेश करते हैं, 1800 के प्राप्त लाभ में बी का लाभांश क्या होगा। देखो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये दिया है आपका, एक सेकेंड, देखो कितना है 3800 अनुपात 4000 और अनुपात 4200, ये दिया है आपका, ठीक है। देखो 1 2 3 1 2 1 2 2 तो जीरो कटेंगे, इसके 3 नहीं कटेगा। कुल मिलाकर के यहाँ से जब हम निकालेंगे और 2 से काटेंगे तो एक तो आगा 19 दूनी 38 और 20 और 21, ये आ जाएंगे निकल के जब हम इसको काटेंगे तो, ठीक है। तो आगे कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। आगे ऐसे करेंगे हम कि हमसे पूछे है बी का लाभांश, बी का मान कितना है 20, तो बी का लाभांश बी का मान रख देंगे 20 और नीचे तीनों को जोड़ देंगे, कितना 19 और 21 कितना हो गया 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 और बी का मान कितना है, बी का ये कह रहा है 1800 में से बताना, 1800 में से देखो एक एक, ठीक है। या ऐसा काट लो 20 इकन 20, 20 दिया 60 और 3 से काट लो 3 छंग 18, तो 600 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
58 में कह रखा इतना इतना इतना, प्रश्नवाचक चिन्ह देखो, इन दोनों की गुणा करके इसमें से घटा दियो, मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की यदि हम बात करें तो 59 में क्या कहा है, 59 में हमसे पूछा है इन्होंने कि एक दुकानदार खिलौने 20% की छूट देता है तो उसे वह 300 रुपये में बेचना पड़ेगा, यदि उसे 450 रुपये में बेचता तो उसके इसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। 20% की उसने छूट दे दी और मूल्य कितना है 300 रुपये। अब वो कह रिया है, देखो कैसे करेंगे, 300 बटे 20% की छूट दे दी, 80 गुणा 100, लो एक जीरो से एक जीरो काट दो, कुल मिला करके जब आप इसे हल करोगे तो 375 आपका आ जाएगा। ठीक है, 375 आ जाएगा। अब हमसे पूछ लिया उसका कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो उसका लाभ निकाल लो। देखो 405 रुपये में बेचा था, 375 रुपये आया। ठीक है, तो उसका 405 में से 375 घटा दो, लाभ निकल के आ जाएगा। कुल मिला करके लाभ आ जाएगा 30%, 30 रुपये आ जाएगा, कितने पे आएगा 375 रुपये। ठीक है, और गुणा 100, लो इसे हल कर दो और आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जब इसे आप काटोगे तो काटने के बाद आपका लगभग 8% आंसर आ जाएगा, और ये दे रखा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा एक संख्या का 51% 714 है, इस संख्या का 39% कितना होगा। भाई देखो संख्या मान लो, कितनी संख्या मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कर रहे हैं हम ये। तो कह रहा है संख्या का 51% यानी x का 51/100 बराबर कितना है 714 है। ठीक है, अब जब इसको आप हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 51x और बराबर ये हो जाएगा 714 और 2 जीरो लग जाएंगे। और जब 51 से काटोगे तो x का मान आ जाएगा 1400, कटने के बाद 1400, ये आ गई आपकी संख्या। अब पूछ दिया है कि उस संख्या का 39% कितना होगा, तो कैसे करेंगे, 1400 गुणा 39 और बटे 100, 1 2 1 2 ये कट जाएगा। अब 14 की गुणा 39 से कर दो, 14 गुणा 39 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 546, और ये ही आंसर है। कहाँ दिया है 546, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है संख्या इतने 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 का औसत 15 है, तो x का मान बताइए। कैसे करेंगे, तो देखो इन सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद बटे में इनकी संख्या रख दो और बराबर 15 x का मान। देखो देखो मैं जोड़ता हूँ, 7 11 15 14 21 25, इन सबको जोड़ेंगे तो 93 आ जाएगा, और x यानी ये हो जाएगा आपका 93 प्लस x, और बराबर इसका मान कितना दे रखा है इन्होंने 15 दे रखा। और ये संख्याएं हैं कितनी 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 15 गुणा 7 इधर आ जाएगा 93 x, और 15 सत्ते 105, x का मान कितना आ जाएगा, जब इसमें से हम घटाएंगे 105 में से 93 को तो x का मान आ जाएगा आपका 12। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा था इसमें, कहेंगे ये है, तो x का मान पूछ रहा था, ये है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा है, 62 में कह रखा हमसे कि 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कुछ मत करो, इसमें आप एक फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो P और ब्रैकेट 1 + R/100 और इसकी पावर n का मतलब होता समय यानी टाइम की बात करें, और माइनस के 1। लो जी, इससे मान रख कर हल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या कहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी।
ठीक है। तो देखो भाई, माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो दूरी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी x प्लस 200, ठीक है, x प्लस 200 हो जाएगी। अब कैसे निकालेंगे इसको? देखो ये हो जाएगा, यानी 200 कह दो प्लस x कह दो, बात एक ही है, ठीक है, गुणा 18/5। तो हमने करना है, इसे चेंज करना है ना, सेकंड में लाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 72 और गुणा 5, 18/5, ये यहाँ लिख दिया मैंने, लो, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हल कर लो भाई, इसको हल कर लो, और हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। 18 गुणा इसमें कर दो, यानी 18 गुणा 200 और प्लस ये हो जाएगा 18x और सबके बटे 72 गुणा 5, ठीक है। ओह, x कहाँ से आ गया? हाँ सही है। इसको जब आप हल करोगे तो आपका 22 निकल के आएगा, ठीक है, 22 सेकंड निकल के आएगा। और हमने माना कितना था? हमने माना था इसका, यानी 200 प्लस एक्स, ठीक है। तो 200 प्लस एक्स की यदि हम बात करें तो टोटल की, तो कुल दूरी यानी 200 प्लस एक्स बराबर 22 सेकंड में पार कर दिया है, गुणा 20। अब यहाँ से क्या काम करना है? एक्स का मान हमें निकालना है। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44, यानी 440 हो गया, और माइनस इसमें से घट जाएगा आपका 200। तो x का मान कितना आएगा? 240 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है 240? ये ऑप्शन नंबर बी में। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा है? तो कह रहा है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं इतने इतने के अनुपात में है तो त्रिभुज कैसा होगा, ठीक है। तो त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये भैया आपका समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज की हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, पैंसठ में कहा है 614 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले एक प्रकार के चंदन पाउडर 35 किलोग्राम की मात्रा में 695 किलोग्राम के मूल्य के बराबर अन्य प्रकार के चंदन पाउडर में बी की कुछ मात्रा उसके साथ मिलाया गया है। मिश्रण को 766 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 18% लाभ कमाया गया। इस मिश्रण में प्रकार बी के चंदन पाउडर की मात्रा क्या होगी? देखो, अनुपात समानुपात से कर लियो, जैसे यहाँ पर रख दो एक, यहाँ पर रख दो एक, और यहाँ पर रख दो, इस तरह से और इस तरह से आपका राइट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा भारी नहीं है, तो 35 अनुपात 28, और यदि हम बात करें तो 28 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी में रखा है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो 66 में क्या कहा है? 66 में क्या रखा हमसे कि 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची, 20 सेंटीमीटर मोटाई वाली, देखो ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये सेंटीमीटर में दे दिया, एक दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर के आकार के ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखो मैं जमा देता हूँ सवाल, कैसा होगा ये। 5 मीटर है गुणा 3 मीटर है गुणा, आगे कह दिया 20 सेंटीमीटर, तो इसे लिख लेंगे 20/100 बटे, आगे क्या दिया है इन्होंने? 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसे लिख लेंगे 25/100 मीटर बन जाएगा, गुणा 12 पॉइंट, इसको 100 लिख लो, गुणा 7.5, इसको भी 100 लिख लो। इसको हल कर लो और आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 68 की। तो देखो 4 में 3 जोड़ देंगे 7, 5 जोड़ देंगे 12, फिर जोड़ देंगे 9 19, और फिर जोड़ देंगे 11, तो 28 में
11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जोड़ का हो रहा है ना, पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा। आगे क्वेश्चन नंबर 69। इस तरह के सवाल मैंने बहुत कराए प्रैक्टिस सेट में, आप देख लेना, हो जाएगा। 70 की यदि हम बात करें तो 70वीं सरलीकरण का सवाल है, पहले इसे हल करना, फिर इन सबको हल करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए 71 से 74 तक इसको पढ़ करके आंसर देने हैं। देखो नीचे वर्ष दिया है, ऊपर उत्पाद दिया है। वर्ष 2017 से 18 में मूल्य में आई कमी का प्रतिशत कितना होगा। देखो 17 में कितना है, 17 में है ये 200, और कमी कितने की हो रही है, 18 में ये आ गया 50। 200 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 150। तो ये हो जाएगा आपका 150 गुणा 150 बटे 200 गुणा 100। 100 एकन 100 धुनी 2 और इससे काट दो तो 75 आ जाएगा आपका। 72 की यदि हम बात करें तो 72 में क्या रखा है कि प्रति बोरा मूल्य किस वर्ष न्यूनतम था। प्रति बोरा मूल्य किस वर्ष न्यूनतम था, तो 2013 में न्यूनतम है। 73 की बात करें तो 73 में क्या रखा, वर्ष 2016 और 18 में निर्यात किए गए बोरों के बीच का अंतर क्या था। ठीक है, तो देखो 2016 में कितना है, 200, 2016 में ये 150 दे रखा है, ये 200 दे रखा है, ये 100 दे रखा है। 17 वाला ले लेंगे तो 200 में से 100 घटा दो, आपको बचेगा 100। कुल मिलाकर के 10 लाख के आसपास आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 74 भी आराम से हो जाएगा। कैसा होगा, देखो 2014 में कितना है आपका 150, ये रहा 150। और 2015 में कितना है, 2015 में 330 में से 150 घटा देंगे, 130 बचेगा। कुल मिलाकर के 20 बटे 130 गुणा 100, यानी 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 15.38 आ जाएगा। 75 में क्या कहा है, 75 में कहा है कि स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखो मान लो लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थी नहीं पता, कुल विद्यार्थी x मान लिए, तो x का 5/7 क्या है, लड़कियां हैं। इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो x बराबर 60, भाग में चल लिया, गुणा में पहुंच जाएगा, और ये गुणा में चल लिया, भाग में आ जाएगा, यानी यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। टोटल कितना दिया है इन्होंने, 560 लड़के हैं। देखो 5 से काट दो, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते 84, तो ये हो जाएगा आपका 84 x बराबर 560। अब हम कैसा करेंगे इसको, हमने मिस्टेक कर दी, हमने कहीं, चलो दोबारा करो, गलत कर दिया। देखो ये हो जाएगा x गुणा 5/7 बराबर 560, यहाँ से करो, और यहाँ से जब हम करेंगे तो कुल मिलाकर के हमारी फ्रैक्शन बनेगी x बराबर 560 गुणा 7 और बटे 5। इसको हल कर लो, x का मान आ जाएगा
और जब आप इसको हल करोगे तो x का मान कितना आएगा, 5 से काट लो, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी x बराबर 12 × 84 यानी 784 आ जाएगा x का मान। हमसे पूछ लिया लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां क्या हो जाएगा, 784 गुणा 2/7, इससे ऐसा काट दो, कुल मिलाकर के 224 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में रखा है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे कहा है, क्या कहा है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदा राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है, बस्ती जिले में है। तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 में कहा है कि श्रुति साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो श्रुति साहित्य में आपका वेदांग नहीं आता है, बाकी अन्य ब्राह्मण और उपनिषद आते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अब है। तो अब ये भैया कहाँ पर है, तो ये आपका झांसी में होगा या कानपुर। ब्रह्मवर्त तो बिठूर में था भाई, एक मिनट रुक जाओ। गौतम बुद्ध की माँ का, अरे ये गोरखपुर होगा भैया इसका, गौतम बुद्ध, ये आपका बी आंसर यहाँ पर होगा। और श्रुति साहित्य की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, तो अन्य ग्रंथ नहीं आता भैया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, ये गलत हो गया वेदांग। भाई हम बात करें, अरे 76 77 ये 78 होगा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर गड़बड़ होगी। क्वेश्चन नंबर 78 की यदि हम बात करें तो 78 ये बिठूर है, वाल्मीकि का आश्रम बिठूर कानपुर के पास। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में सामायिक नहीं था। तो भैया क्वेश्चन नंबर 79 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिलिंद। ठीक है, क्योंकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत और मिलिंद जो है, मिलिंद पनाहो, ये अलग है। अभिलेखों के किस शासक का उल्लेख ये प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया, तो अशोक है। अशोक का ही नाम मिलता है अभिलेखों में, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 81 में कहा 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ठीक है, तो ये जो था बनारस अखबार था आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी यानी धमरा जो है, ये समुद्री पत्तन नहीं है, बल्कि धमरा से धुबरी तक ये जो है वो है जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा निम्नलिखित में से वह संघ या राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है। तो भैया दिल्ली में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, है ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में कहा निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्पना प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देश्य का आधार बनी। तो भैया ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा है जौनपुर में सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो किसके तर्ज पर किया था ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 85 में, तो ठुमरी की तर्ज पर किया था बड़ा ख्याल। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है, यानी मारवा गोवा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये बात गलत है, बाकी सब ठीक है। 87 में कहा भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है। तो भैया ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क जो है वो राजस्व कर नहीं है, बाकी सब राजस्व कर है। 88 में कहा आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 की यदि हम बात करें तो ये होता आपका निर्यात था।
88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, तो 89 में कहा है कि मानव नेत्र का एक कैमरे के समान है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः यह एक पेंसिल निकाय है, एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो भैया जो आपका नेत्र लेंस है ये बनाता है दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमन वास्तविक प्रतिबिंब। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो 90 में कहा है बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो भैया बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, 91 में कहा है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से यानी पुष्प या पुष्पकली से प्राप्त होती है? आगे कह रहा है सामाजिक न्यायपीठ स्थापित की गई। तो ये भैया आपके उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित की गई। आगे कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपके कैस्पियन सागर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे क्या कहा है? 94 में कह रखा है कि भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती? कलिंग पुरस्कार नहीं देती है। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 में कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी देश की सुरक्षा की निगरानी करना ये नहीं है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, तो 96 में कहा है ये 2018 का सवाल है, इसे नहीं भी करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, धन्यवाद।